क्या हो अगर मैं कहूँ कि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में एक ऐसा सच छिपा है जो हमारे अपने इतिहास, हमारी अपनी पहचान की पूरी कहानी को ही बदल कर रख सकता है। हाँ, आपने सही सुना। एक केला। सुनने में ये सवाल शायद बहुत अजीब लगे, है ना? लेकिन यही सवाल हमें एक ऐसे सफर पे ले जाता है जो हमारी जड़ों के बारे में, हमारी हर सोच को चुनौती देगा। एक ऐसी दुनिया में जिसे सिर्फ भुलाया नहीं गया था, नहीं, उसे जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत मिटाया गया था। और इस पूरे रहस्य को सुलझाने की जो शुरुआत है, वो होती है संदीप बालकृष्ण की इस किताब से। इसे सिर्फ एक किताब मत समझिए, ये उस पहेली को खोलने वाली चाबी है जो दिखाती है कि हमारे पूर्वजों की दुनिया हमारी दुनिया से कितनी अलग और कहीं ज्यादा गहरी थी। देखिए, भारतवर्ष की उस दुनिया में केला सिर्फ पेट भरने वाला एक फल नहीं था। नहीं, वो जीने का एक तरीका था, एक नजरिया था। जिस पल हमारे पूर्वजों ने इसकी कीमत को पहचाना, उसी पल उन्होंने इसे पवित्र बना दिया। ये प्रकृति के लिए उनके गहरे सम्मान का एक जीता जागता सबूत था। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में एक कविता है। ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज एक मामूली से केले में भी कितना गहरा मतलब देखते थे। कदली यानी वो जो पानी से पोषित हो, रंभा जो मन को खुशी दे, और सबसे गहरा वनलक्ष्मी, जंगल की देवी जो दौलत और समृद्धि देती है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा वर्ल्ड व्यू है जो प्रकृति के हर हिस्से में भगवान को देखता था, जहां एक फल भी देवी का रूप हो सकता था। और कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। जब पुराने ग्रीक ट्रैवलर्स जैसे कि प्लिनी भारत आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के ऋषि मुनि जंगलों में सिर्फ केले पर ही अपनी जिंदगी गुजारते थे। ये उनके अहिंसा के व्रत का एक हिस्सा था, जिसमें वो पौधों को भी कम से कम नुकसान पहुंचाते थे। उनकी इस गहरी समझ और सादगी को देखकर यूनानियों ने केले को एक नाम दिया, मूसा सैपियंटम, यानी बुद्धिमान पुरुषों का फल। और यही सबसे जरूरी सवाल है। अगर एक संस्कृति अपने आसपास की दुनिया को इतनी इज्जत और गहराई से देखती थी, तो वो यादाश्त, वो नजरिया, वो वनलक्ष्मी को देखने की नज़र आज हमारी सोच से लगभग गायब क्यों है? और यहीं पर वो कड़वा सच सामने आता है। ये कोई गलती से हुई भूल नहीं थी, नहीं, ये एक पूरी प्लानिंग थी। हमारी सभ्यता की जड़ों से हमें काटने की एक सोची समझी बेहद क्रूर कोशिश। ये शब्द जेम्स मिल जैसे औपनिवेशिक इतिहासकारों के हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने पीढ़ियों तक भारत की ऑफिशियल कहानी को गढ़ा। और ये सिर्फ एक राय नहीं थी, बिल्कुल नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल एक पूरी सभ्यता के आत्मसम्मान को कुचलने और उसकी पहचान को बदलकर उसे हमेशा के लिए कंट्रोल करने के लिए किया गया। यहीं पर वो पूरा खेल साफ नजर आता है। एक तरफ हमें जंगली और गंदा बताया गया, और दूसरी तरफ जब हम असली सबूतों को देखते हैं तो एक ऐसे समाज की तस्वीर सामने आती है जो व्यवस्थित था, सामंजस्य से भरा था और आत्मनिर्भर था। एक ऐसा समाज जिसे एक प्लान के तहत तोड़ा गया। तो समझने वाली बात यह है कि उन्होंने एक टूटी हुई, बिखरी हुई सभ्यता की तस्वीर को ऐसे पेश किया जैसे वो हमेशा से ही ऐसी थी। हमें ये यकीन दिलाया गया कि हम हमेशा से ही ऐसे थे, और ये भुला दिया गया कि हम क्या थे और हम क्या हो सकते थे। लेकिन सच को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। उस खोई हुई दुनिया के टुकड़े आज भी हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं, एक टूटे हुए आईने की तरह, जो आज भी हमारी असली पहचान की एक झलक दिखाते हैं। क्या कभी श्रेणी के बारे में सुना है? हमारे स्कूल की किताबों में तो इसका जिक्र तक नहीं है। ये सिर्फ कारीगरों या व्यापारियों के ग्रुप नहीं थे। ये प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और समाज की रीढ़ की हड्डी थे, एक बेहद संगठित, ताकतवर और आत्मनिर्भर सिस्टम। जरा सोचिए, ये श्रेणियां आज के मॉडर्न बैंकों से भी ज्यादा ताकतवर थीं, जो राजाओं तक को कर्ज देती थीं। ये ऐसे ट्रस्ट थे जो पीढ़ियों तक चैरिटी का काम बिना रुके चलाते थे। वो सड़कें, तालाब और मंदिर बनवाते थे। मतलब समाज अपने काम के लिए सरकार पर निर्भर नहीं था। ये एक ऐसा सेल्फ गवर्निंग सिस्टम था जिसे हमारी हिस्ट्री की किताबों से लगभग मिटा ही दिया गया है। और फिर थे मंखा। इन्हें आप प्राचीन भारत का मास मीडिया कह सकते हैं। ये वो घुमंतु कहानीकार थे जो पेंटेड स्क्रोल्स और ड्रामा का इस्तेमाल करके आम लोगों को शिक्षित करते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज हम वीडियो और फिल्मों का इस्तेमाल करते हैं। और ये सिर्फ मनोरंजन नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं। इन्होंने रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियों के जरिए पवित्र ज्ञान को समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचाया।
ये ज्ञान का एक तरह का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, जो ये पक्का करता था कि हमारी संस्कृति और हमारे मूल्य सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि समाज की रग रग में बस जाएं। और फिर आता है विजयनगर साम्राज्य। इसे सिर्फ एक और किंगडम की तरह मत देखिए, ये एक सभ्यता का प्रतिरोध था। सनातन धर्म को बचाने के लिए खड़ा किया गया एक विशाल किला जो 300 सालों तक टिका रहा। एक ऐसी दीवार जो बर्बर हमलों के खिलाफ हमारी संस्कृति और ज्ञान की रक्षा के लिए खड़ी थी। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस के ये शब्द उस जज्बे को दिखाते हैं जिसने इस साम्राज्य को बनाया था। ये डर पर नहीं, बल्कि कर्तव्य, धर्म और साहस पर बना एक समाज था। एक ऐसा समाज जो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। तो सवाल ये उठता है कि इन सब अलग अलग टुकड़ों को क्या जोड़ता है? ये शक्तिशाली श्रेणियां, ये ज्ञानी मंक और ये वीर विजयनगर, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं? क्या ये बस इतिहास की कुछ अलग अलग घटनाएं हैं, या फिर ये किसी बहुत बड़ी गहरी चीज का हिस्सा हैं? और जवाब है कि ये सब एक ही सिस्टम, एक ही सोशल ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से थे, और उस सिस्टम की नींव एक ही सिद्धांत पर रखी गई थी। एक ऐसा सेंट्रल आइडिया जिसने समाज के हर पहलू को एक दूसरे से जोड़ रखा था। इन संस्थानों का खत्म होना सिर्फ कुछ संगठनों का खत्म होना नहीं था, ये उस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रैश होना था। और ये बात आज हमारे सामने एक चुनौती रखती है। क्या हम अपने इतिहास को सिर्फ टूटे हुए टुकड़ों, हारी हुई लड़ाइयों और खोई हुई शान के एक म्यूजियम की तरह देखते रहेंगे, या क्या हम इसमें एक ब्लूप्रिंट देख सकते हैं, एक कामयाब समाज को फिर से बनाने का एक नक्शा? और उस ब्लूप्रिंट का जो मूलाधार है वो यही है। ये पूरी सामाजिक संरचना, केले में वनलक्ष्मी को देखने की नज़र से लेकर राजा को कर्ज देने वाली श्रेणियों तक, सब कुछ एक ही सिद्धांत पर बना था, धर्म। धर्म कोई पूजा पाठ नहीं, बल्कि वो नैतिक और यूनिवर्सल कानून है जो एक समाज को थाम कर रखता है, जो उसे बिखरने नहीं देता। शायद हमारे इतिहास से मिटाया गया सबसे बड़ा राज ये नहीं है कि हम कौन थे, बल्कि ये है कि हम किस सिद्धांत पर जीते थे। और शायद उसी सिद्धांत में हमारे भविष्य की चाबी भी छिपी है।